Hello everyone, welcome back to my channel Study Your Way. This is Shruti and I'm back with another video. इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को आपको कैसे पढ़ना है। ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी और मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि हमें कुछ बताइए कि फिफ्थ सेमेस्टर में कैसे पढ़ना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर सब्जेक्ट्स हैं। और क्योंकि ये थर्ड ईयर में आते हैं तो उनके मार्क्स काउंट होते हैं, जब हमारे एग्रीगेट काउंट होंगे तब, राइट? तो इसीलिए ये जो ईयर है, पूरा थर्ड ईयर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इन इन केस ऑफ हमारे मार्क्स के टाइम पे। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि हर सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज गाइड करने वाली हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट इनटू द वीडियो। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एनवायरमेंटल स्टडीज, एडवांस जावा, और आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होता है, राइट? सो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट इलेक्टिव्स। बहुत सारे, मतलब हमें 3 ऑप्शन शायद दिए जाते हैं इलेक्टिव्स में, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक इलेक्टिव चूज़ कर सकते हैं। मैंने चूज़ किया था एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, बिकॉज़ कुछ सिचुएशंस थी, लाइक मैं मुझे पीएचपी लेना नहीं था एंड जावास्क्रिप्ट, हमारे कॉलेज में कोई फैकल्टी नहीं थे जो हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ा सके, एंड बचा एक ऑप्शन एडवांस जावा का, तो सॉरी, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क का। तो था ये कि वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इंजीनियरिंग में भी आता है, एंड देन वो बहुत डीप में अगर हम सीखते हैं तो इट इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि वो बहुत कोर सब्जेक्ट है, हमें बहुत अच्छा नॉलेज प्लेटफ़ॉर्म देता है वो, राइट? तो वो एक अच्छा सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने वो लिया था। एंड हर स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट लेवल होता है, उसका अपना, वो खुद की चॉइस रखता है। सो इसीलिए इलेक्टिव्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट, आप पढ़ सकते हो और आप उसमें बहुत अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इलेक्टिव्स के बारे में? येस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मुझे कमेंट आया था कि इलेक्टिव्स के बारे में बताइए, क्या वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? येस, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट लेते हो और आपको वेब में जाना है या ऐसी कोई फील्ड में जाना है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगता है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए, राइट? इफ आई टॉक अबाउट एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, तो मुझे वेब में नहीं जाना है, आई वांटेड टू गो टू, मतलब बीटेक में वो सब्जेक्ट आता है, तो मेरे लिए वो था कि हाँ ठीक है, मैं अगर ये सब्जेक्ट लेती हूँ तो मुझे बीटेक में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड इट इज़ ट्रू। अभी मुझे ये जो मेरा अभी सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर बीटेक का, उसमें ये मुझे सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, तो इट इज़ हेल्पिंग मी। मुझे ऐसा अचानक से जब वो सब्जेक्ट आता है तो ऐसा नहीं लगता, कोई भी टॉपिक आता है तो, कि ये मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, राइट? तो इट इज़ हेल्पिंग मी, क्योंकि एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही, मतलब फर्स्ट टाइम डिप्लोमा में आया है अभी आई स्कीम में, और उसमें बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जो बीटेक के लेवल के हैं। तो इफ यू चूज़, अगर करना चाहते हो, आपके इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। ये इस इंटरेस्ट के ऊपर आप आराम से आँख बंद करके ले लो, क्योंकि इंटरेस्टिंग अगर आपको वो सब्जेक्ट लगता है तो आप स्कोर भी कर ही लोगे। ये इसका स्टडी अच्छे से करो, और जैसे जावास्क्रिप्ट है या एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क है, मुझे पीएचपी के बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, मतलब कॉन्सेप्ट समझो, तो आपको ईज़ी जाएगा सब्जेक्ट। अच्छे से स्कोर करो, क्योंकि फिर अगर आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, आप स्कोर करोगे तो ओवरऑल परसेंटेज में आपको हेल्प कर सकता है कि आपका परसेंटेज थोड़ा बढ़ा दे। ओके, देन यस, मैंने पहले ही बता दिया कि एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क मैंने चूज़ किया था, एंड इफ़ यू वांट कि मैं एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, जो लोग एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क लेने वाले हैं, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि कौन से टॉपिक्स पर फ़ोकस करना चाहिए, कौन से पे नहीं करना चाहिए, या कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन के ऊपर वो आईडी दिख जाएगी। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो इलेक्टिव्स के बाद आई विल टॉक अबाउट एडवांस जावा, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा मुझे डीएम्स में एडवांस जावा बहुत पूछा गया था, एंड क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें स्कोर करना। तो अगर हम एडवांस जावा की बात करें तो
यस, ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, पूरा प्रोग्रामिंग से ही भरा हुआ है। इसमें आप कह सकते हो कि जो हमारा कोर जावा था 4th सेमेस्टर में, उसका एक एक्सटेंडेड वर्ज़न है क्योंकि आपको वहाँ पे सब कुछ कंसोल पे करना था। यहाँ पे सब जीयूआई बेस्ड है, तो आपको यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे टेक्स्ट फील्ड, बटन्स और बहुत सारी चीज़ें जो जीयूआई में यूज़ होती हैं। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें क्योंकि अ प्रैक्टिस से ही आपका सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। ज अगर आपके टीचर्स ने बटन के बारे में सिखाया है एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग 2, 3, 4 एट्रिब्यूट तो आप जाओ सर्च करो गूगल पे और जितने ज़्यादा आप पढ़ सकते हो उस चीज़ के बारे में, उतना पढ़ो क्योंकि एमसीक्यू में क्या पूछ लेंगे ये आपको नहीं पता होता, राइट? और उसके बाद में यस ये ऑनलाइन पेपर आता है एमसीक्यू का, चाहे आप ऑफलाइन जाके दो कॉलेज में या घर पे बैठे ऑनलाइन दो, कभी भी आप पेपर दोगे ये ऑनलाइन एमसीक्यू फॉर्म में ही आता है। अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करो एडवांस जावा के, अगर नहीं समझ आते तो जाओ आपके टीचर से बार-बार पूछो क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस के बाद अगर कोई आप सीख रहे हो तो वो जावा है अभी, राइट? तो दोनों में एक बैलेंस आपको बनाना है क्योंकि जब आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव कोडिंग में उतरोगे, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको पाइथन करना है, जावा में कोडिंग करनी है या सी प्लस प्लस में करना है, राइट? तो सी प्लस प्लस भी अच्छे से मतलब अच्छी लैंग्वेज है, ऐसे नहीं कि हम नहीं कर सकते बट देन होता ये है कि अ, सी प्लस प्लस में हमें उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, जैसे लिस्ट है या वेक्टर्स के बारे में हमें नहीं बताया गया है डिप्लोमा के सिलेबस में, राइट? अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड बट नहीं पढ़ाया जाता हमें सीपीपी में, लेकिन जावा में वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, अरे लिस्ट एंड बहुत सारी चीज़ें, राइट? जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो काम आती हैं। तो अगर आप अच्छे से करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स, तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इसका प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करो क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें जीयूआई का कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कॉन्सेप्ट्स आप यूज़ करते हैं एंड देन इसमें जे डेटाबेस का भी यूज़ करते हो क्योंकि विदाउट डेटाबेस आपका एडवांस जावा का प्रोजेक्ट आपके फैकल्टी जो होंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इफ यू आर ऐसे पर अगर आप ऐसे लोग मतलब ऐसे पर्सन हो कि जिसको सॉकेट प्रोग्रामिंग पसंद नहीं जैसे मैं थी, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करो, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा-सा एफर्ट्स डालो, सॉकेट प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्किप मत करो क्योंकि वो आगे जाके आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग का सब्जेक्ट आएगा, जैसे अभी मुझे है, तो आपको वहाँ पे सॉकेट प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग के प्रोग्राम्स करने होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सब चीज़ें। तो अच्छे से करो, अगर आपकी जावा बहुत अच्छी हो जाती है, तो आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एप्लीकेशन बेस्ड जो आपको प्रोजेक्ट करने होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है एंड देन ये आपको बेनिफिशियल हो सकता है आपके 6th सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट होता है हमारा मेजर प्रोजेक्ट डिप्लोमा का, तब भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एडवांस जावा अगर आप उसमें प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो। देन एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि वो जो आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं कि प्रेडिक्ट द आउटपुट या करेक्ट कोड कौन-सा है, राइट? तो आपको जो प्रेडिक्ट द आउटपुट के क्वेश्चन्स है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बहुत सारी साइट्स हैं गूगल पे आप सर्च कर लो, बहुत सारे मिल जाएँगे। उसकी ट्रिक होती है कि जैसे फंक्शन दिया है और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या है, तो यू हैव पेन एंड पेपर इन योर हैंड आप जाओ जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ है उसको क्या पास किया है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू क्या दिया है और हर एक स्टेप को अच्छे से करो, रिकर्शन के क्वेश्चन्स ज़्यादा करो उस टाइप में क्योंकि रिकर्शन के क्वेश्चन्स आते हैं और रिकर्शन में बच्चे मिस्टेक करते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम्स में भी और वो क्वेश्चन 2 मार्क का आता है शायद से या 3 मार्क का आई डोंट नो बट वो 1 से ज़्यादा मार्क्स के आते हैं एंड देन एक टिक करना होता है, गलत कर दिया, टाइम भी वेस्ट हो गया, 2-3 मिनट लगते हैं उसको सॉल्व करने में, वो भी हो गया एंड देन मार्क्स भी नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो प्रैक्टिस करो उसकी। कॉन्सेप्ट्स के साथ वो भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो स्कोर दिलाएगा, ओके? नाउ नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोर सब्जेक्ट अगर कोई है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए इंटरव्यूज़ में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप देते हो जैसे गेट हो गया या अलग-अलग होती हैं, तो उसमें भी आपको सिस्टम के बारे में पूछा जाता है एंड अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता है, देन आई डोंट थिंक सो कि वो कोई भी आपको कंप्यूटर इंजीनियर समझेगा, राइट? तो एटलीस्ट समझ में तो आने चाहिए वो आपको कॉन्सेप्ट्स। देन
अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, वैसे इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में अगर आ गए तो इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। मुझे 70 ऑन 70 थे ऑपरेटिंग सिस्टम में, सो आई एम लाइक ट्रस्ट मी, अगर स सब्जेक्ट समझ में आता है तो इट इज़ वेरी ईज़ी सब्जेक्ट टू क्रैक और स्कोर। देन उसको समझ के पढ़ो, ईज़ी जाएगा। देन उसमें एल्गोरिदम्स आते हैं, जैसे आप शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम आ गए, मतलब प्रोसेसेस दी होती हैं, उसको टाइमिंग दिया होता है उनके आने का, उनको प्रायोरिटी बेस्ड या है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे या प्रायोरिटी बेस्ड केस पे आते हैं, तो ऐसे कुछ एल्गोरिदम है, उसकी प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, क्योंकि जब आप मतलब ऐसे एप्टीट्यूड वगैरह के टेस्ट में जाते हो, जिसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पूछा जाता है, तब आपको ये बहुत काम आते हैं, तो अच्छे से करो। और एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स में तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि ये प्रोसेसेस हैं, इनका इनकमिंग टाइम ये है, इनको शेड्यूल करो यूजिंग एफसीएफ, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, या अलग-अलग एल्गोरिदम्स। देन कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने लिस्ट किए हुए हैं, आपको ओएस के टाइप्स अच्छे से करने हैं, विथ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसमें क्या होता है, क्या फीचर्स यूज़ करती है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और चांसेस है कि आपका ये सेमेस्टर का एग्ज़ाम थ्योरेटिकल हो, राइट? तो वो अच्छे से करो। देन मैंने पहले ही बता दिया, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जितने भी एल्गोरिदम है, शेड्यूलिंग के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, सब कुछ अच्छे से करो। देन डेडलॉक डेडलॉक के बारे में बताया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो अच्छे से करो। प्रोसेसेस के बारे में जितना भी, मतलब प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस डायग्राम, जो भी डायग्राम्स आपको लगती हैं कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्टेट डायग्राम है, अलग-अलग चीज़ें बताई जाती हैं, वो अच्छे से करो। सेगमेंटेशन का एक पार्ट आता है उसमें पढ़ाते वक़्त। देन पेज फॉल्ट के बारे में बताया जाता है। पेज फॉल्ट के एल्गोरिदम, जैसे मेरे ख़्याल से एलआरयू एक है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और फ्रीक्वेंट यूज्ड, ऐसा कुछ है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बोलते हैं उन्हें। तो वो आप वो करी वो बहुत इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है। और लाइक डिप्लोमा में ऐसा है कि आपको कोई भी फैकल्टी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि आप कोडिंग करें उस पूरे जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उनकी, राइट? आप उनको, मतलब आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट देन वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट आप थ्योरेटिकली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। एंड अगर सच में बताऊँ तो ये जो एल्गोरिदम्स हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, सच में आप अच्छे कोडिंग कर सकते हो, तो आप करिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो टाइम वेस्ट ना करो, अच्छे से समझो, बाद में छुट्टियों के बाद वही करना है, कोडिंग में अपना पूरा जी-जान लगा दो, ओके? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से करो, हर कॉन मतलब जितना जो टॉपिक है ना, उसको अच्छे से करो, नोट्स निकालो, नोट्स में हर चीज़ अपने अपने शब्दों में लिखो, देन ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नाउ अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। येस, थोड़ा-सा थ्योरेटिकल है इसलिए बोरिंग हो जाता है, बट देन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसके हर टॉपिक के आपको नोट्स निकालने हैं, जितने भी डाउट्स आपके मन में आते हैं वो आपके टीचर्स को आपको पूछने हैं। कभी-कभी लगेगा क्या ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बता दिया, लेकिन नहीं, वो रियलिटी में भी यूज़ होती हैं। सो प्लीज़ अच्छे से करो, ईज़ी है सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे 69 ऑन 70, मैं मार्क्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि दीदी आपको कितने मार्क्स आए थे? तो मैंने 2-3 लोगों को तो अपने रिज़ल्ट ही शेयर कर दिए 5th सेमेस्टर के। तो आई एम नॉट जोकिंग, आप चाहो तो जो जिनको मैंने शेयर किया, आप लोगों ने अगर वो मेरे देखे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, राइट? तो येस, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है। मतलब जो जो जिस बंदे को थियरी नहीं पता, मतलब थियरी नहीं पसंद, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको पेपर में भर-भर के लिखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भर-भर के नहीं लिखना, कॉन्सेप्ट पता है, जितना आता है डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके लिख दो। इलेक्टिव्स में भी वैसे ही है, बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें आपको भर-भर के लिखना है, आपको डायग्राम बनानी है और उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर वी मॉडल की बात करूँ, अगर उसमें बोल दिया कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वी मॉडल एंड एक्सप्लेन एनी 4 फेजेज़, जो भी है, तो आपको 4 फेजेज़ एक्सप्लेन भी करने हैं। उसकी डायग्राम ही इतनी बड़ी है कि सारे फेजेज़ याद करते-करते अगर लिखोगे, वही कितना टाइम चला जाता है। वो क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता है, वो बात अलग है, राइट? देन जो हाँ, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, डिप्लोमा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सब्जेक्ट में टेस्टिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो कभी बच्चों को दिखाते तक नहीं है कि वो कैसे होते हैं, उसमें कैसे काम करना है, राइट? हमारे कॉलेज में लाइक हमें बताया था कि ऐसे-ऐसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, लेकिन कभी हमने देखे नहीं वो सॉफ्टवेयर्स। तो अगर आपके टीचर्स, फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर्स प्रैक्टिकली,
तो समझो उन्हें और या तो आपके पास अगर कोई ऑप्शन है दूसरा जहाँ पे आप कर सकते हो, डेफ़िनेटली गो एंड ट्राई इट आउट क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रियलिटी में आपको सारी टेस्टिंग जो है वो करनी है, राइट? अगर आप टेस्टिंग फ़ील्ड में जाना चाहते हो तो आपको करनी है और अगर नहीं भी जाना चाहते तो पता नहीं आप आगे जाके जॉब में कब टेस्टिंग में चले जाओ, आपको नहीं पता कि डेवलपर ही मिलेगा या टेस्टिंग ही मिलेगा, राइट? तो ये सब चीज़ें समझ के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अच्छे से करो क्योंकि ये भी एक कोर सब्जेक्ट है एंड पूछ लेते हैं कभी-कभी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या इंटरव्यूज़ में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में कुछ फंडामेंटल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको कॉन्सेप्ट्स थे वो भी पूछ लेते हैं। सो एक मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सटेंडेड वर्ज़न आप इसको बोल सकते हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नेक्स्ट जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ तो एक एक स्टूडेंट था वो तो मुझे बता रहा था कि उसको पूरे पूरे इस 5th सेमेस्टर में सबसे अगर डिफ़िकल्ट कोई सब्जेक्ट लगता है तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ लगता है, तो प्लीज़ डरो मत। हाँ, मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत बोरिंग है, कभी-कभी इंटरेस्ट ही नहीं आता कि क्या पढ़ा रहे हैं ये। क्योंकि अगर आप देखोगे कि 8, 9, 10th में जो हमारे साइंस के बुक के लास्ट के 2 चैप्टर्स होते थे, राइट? वो सारे एनवायरनमेंट के बेस्ड होते थे और वही सबको सम अप करके यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट बना दिया उन्होंने और ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं। तो पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है एंड अगेन जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिलेबस के अंदर से ही आते हैं यानी बुक के अंदर से ही आते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो बाहर से क्वेश्चंस आ जाएँगे, राइट? तो आप मतलब बुक को थॉरोली रीड करो। अगर मतलब मेरे जो जूनियर्स या अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मैंने उनको एक सजेशन दिया था कि जाओ लाइब्रेरी में मेरी जो बुक थी, मैंने एक बुक निकाली थी लाइब्रेरी से एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। उसमें मैंने मतलब हर पेज पे स्टिकी नोट्स डाल के उस पेज के सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वहाँ पे लिख रखे थे। तो हर एक पेज पे 1-2 ऐसे पेजेस स्टिकी नोट्स चिपकाए हुए थे। कुछ मेरे पास मेरी नोटबुक में भी लिखे हुए थे, क्योंकि हमें जमा करनी होती है वापस। जो बुक होती है वो। तो उन्होंने वो पता नहीं निकाली नहीं निकाली आई डोंट नो लेकिन मैंने उनको ये सजेशन दिया था। तो आप भी एक पेज पढ़ रहे हो उसके उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगता है जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स है कि इस डेट पे ये इवेंट हुआ था, इस जगह हुआ था, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन का नाम उसमें उससे जुड़ा हुआ है, जैसे कोई वो आंदोलन होते हैं जैसे वो कुछ जल बचाओ आंदोलन का बारे में भी है उसके अंदर, तो उसमें मेधा करके कुछ एक लेडी है जिन्होंने वो किया था, नर्मदा नदी के लिए। तो अ, वो आप याद रख सकते हो, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कुछ फुल फॉर्म्स दी होती है ऑर्गनाइज़ेशन की, तो वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको लिख के रखनी है, जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है लिख के रखो, फिर होता क्या है 1 पेज का 2 पेज बनेगा, राइट? लेकिन आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ती, वही शॉर्टकट में पढ़ो, आराम से पेपर के पहले हो जाता है। एंड देन बुक्स के पीछे टेक्नोलॉजी की बुक है, निराली की बुक है, बुक के पीछे एक बार पढ़ के हो गया चैप्टर की बुक के पीछे ऑलरेडी एमसीक्यूज़ भर-भर के दिए हैं, वो सॉल्व करो, आंसर्स भी दिए हैं, चेक कर सकते हो। तो यही हो सकता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में तो और मैं क्या ही बताऊँ आपको पढ़ने के लिए। और थोड़ा-सा कुछ लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो जैसे एमसीक्यू है और आपको लग रहा है गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मतलब आ ही नहीं रहा ये क्वेश्चन और आपको लग रहा है कि मैंने ये पढ़ा था तो उसमें ऐसे बताया था, इसमें ऐसे बताया था। ऐसे कुछ लॉजिक लगा के अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो आप वो एमसीक्यू पे ट्राई कर सकते हो कंडीशन पे कि वो कम मार्क्स का 1 मार्क का होगा तो लगा दो लॉजिक और 2 मार्क्स का थोड़ा सोचो और फिर उसके बाद में आंसर दो। सो यस, सो वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। मेरी अपकमिंग वीडियोज़ मैं पहले ही बता देती हूँ सो दैट यू विल स्टे ट्यून्ड और आप वीडियोज़ को चेकआउट करोगे कि ये वीडियो आई है या नहीं आई है। जो मेरी फर्स्ट वीडियो आएगी अभी इस वीडियो के बाद वो होगी क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इस वीडियो में पहली 18 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। तो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस इन दिस वीडियो राइट? तो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी। देन मैंने पहले ही पूछा है कि अगर आप चाहते हो कि एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क पे कोई मैं वीडियो बनाऊँ, देन वो वीडियो एक आएगी। अगर वो नहीं आती है तो एक जो वीडियो आएगी वो होगी लाइव। अ, मतलब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें ऐसे एक साथ सारे क्वेश्चंस पूछ देंगे आप, हमारा क्वेश्चंस टेक टेक नहीं करोगे आपके क्वेश्चन वाले वीडियो में।
तो क्या आप लाइव रख सकते हो या हमारी कोई मीट ले सकते हो? तो मैंने उनको बताया था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है और क्या पता मैं लाइव करूँ कोई आए ही ना, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट इतना श्योर कि मैं लाइव करूँगी, बट अगर आप लोग इंसिस्ट करेंगे या आप मुझे मतलब बोलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। और लाइव जो होगा वो मैं शायद इंस्टाग्राम पे करूँ, तो आप जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे एंड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक और जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें पेपर कैसे लिखना है, अच्छे स्कोर लाने के लिए वो पता करना है। देन हर क्वेश्चन को कैसे आंसर करा जाता है, तो वो आप एक पूरा एक सैंपल के साथ बताओ हमें कैसे करना है। तो अगर आप वो भी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो या मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बता दो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक दैट वीडियो कि आप लोगों को स्कोर करने में मैं हेल्प करूँ क्योंकि चांसेस हैं कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगी एंड सेमेस्टर की आपकी यानी फाइनल एग्ज़ाम वो ऑफलाइन हो। ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो टिल द एंड। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमा स्टूडेंट्स के पास आप वीडियो पहुँचा सकते हो उन तक ये वीडियो पहुँचाओ क्योंकि उनको भी हेल्प होनी चाहिए, राइट? जो मैं बता रही हूँ। सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आप लोगों के सपोर्ट के साथ मेरे चैनल को इतना बढ़ावा मिल रहा है, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा लगता है जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।